जब हम बुराई के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उन वयस्कों की कल्पना करते हैं जो जीवन से कठोर हो गए हैं। लेकिन क्या होगा अगर सबसे खतरनाक काम बच्चों द्वारा किए गए हों? मैरी बेल से, जिसने 10 साल की उम्र में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू की, माइकल हर्नांडेज तक, जो 14 साल की उम्र में सीरियल किलर बन गया, यहाँ बच्चे हैं जिन्होंने ठंडे खून वाली हत्याओं और हिंसा के बेवकूफाना कृत्यों में शामिल हुए थे। मैरी बेल। न्यूकासल में जन्मी मैरी बेल महज 10 साल की थी जब उसने अपने पहले शिकार 4 साल के लड़के मार्टिन ब्राउन का गला घोंटा था, एक सुनसान घर में। दुर्भाग्य से जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें मृत शरीर के पास दर्द निवारक की एक खाली बोतल मिली, जिससे उन्हें लगा कि लड़के ने गोलियां निगल ली हैं। इस प्रकार उन्होंने उसकी मौत को दुर्घटना करार दिया। थोड़ी देर बाद मैरी अपनी दोस्त नोर्मा बेल के साथ एक स्कूल में घुस गई। ध्यान दें कि 2 बेल असंबंधित हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों लड़कियों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और ब्राउन की मौत के लिए जिम्मेदार होने के बारे में स्वीकारोक्ति नोट लिखे। उन्होंने फिर से मारने का भी वादा किया, लेकिन पुलिस ने माना कि नोट एक मजाक थे। मैरी और उसकी दोस्त ने बाद में 3 साल के ब्रायन होवे की हत्या कर दी और उसके साथ क्रूरता की। हालांकि मैरी ने कई अन्य बच्चों का गला घोंटने का प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास विफल हो गया क्योंकि पुलिस ने उसे सफल होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। मैरी को हत्या के बजाय मानव हत्या का दोषी ठहराया गया था। यह दोषी ठहराया गया क्योंकि अदालत के मनोवैज्ञानिकों ने जूरी को आश्वस्त किया था कि उसने मनोरोग के क्लासिक लक्षण दिखाए और अपने कार्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हमें बाद में पता चला कि मैरी का पालन पोषण कठोर था। वह एक माँ की देखभाल से वंचित थी क्योंकि उसकी माँ ने 4 साल की उम्र में उसे यौन कार्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसकी बहन ने उसे वापस ले लिया, नहीं तो उसे एक और माता पिता ने गोद ले लिया। बेल की सजा सुनाए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद उसे महामहिम की इच्छा पर कैद कर दिया गया, जहां उसने 12 साल तक सेवा की। उसके बाद 1980 में पुनर्वास के बाद उसे रिहा कर दिया गया, जबकि बेल अपने अत्याचारों के बावजूद एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में समाप्त हो गई। अगला बच्चा भाग्यशाली नहीं था क्योंकि उसने अपनी जान दे दी। जेसी पोमेरॉय। शैतानी लड़के के रूप में वर्णित पोमेरॉय एक दोषी अमेरिकी हत्यारा था और मैसाचुसेट्स कॉमनवेल्थ के इतिहास में पहली डिग्री हत्या का दोषी ठहराया जाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। उसे पहचाने जाने से पहले उसने कम से कम 7 युवा लड़कों पर हमला किया था। एक बार जब पोमेरॉय को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसने तुरंत हमलावर होने की बात स्वीकार कर ली। बाद में बाकी बच्चे जो उसके द्वारा हमला किए गए थे, वे सभी उसके खिलाफ गवाही देने आए। अपने स्वीकारोक्ति के बाद 13 वर्षीय पोमेरॉय को दोषी पाया गया और वेस्टबोरो, मैसाचुसेट्स में स्टेट रिफॉर्म स्कूल फॉर बॉयज में 6 साल की सजा सुनाई गई। 2 साल बाद 1874 में पोमेरॉय को उसकी मां के पास वापस भेज दिया गया, जो अपनी खुद की ड्रेस मेकिंग की दुकान चलाती थी। उसी साल पोमेरॉय अपनी मां के पास लौटा। 10 साल की केटी कुरेन गायब हो गई। बाद में 4 साल के लड़के होरेस मिलन का क्षत विक्षत शरीर मिला। बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस को पोमेरॉय पर शक था। कुरेन का शव बाद में पोमेरॉय की मां की ड्रेस की दुकान के तहखाने में मिला, जहां पोमेरॉय ने इसे राख के ढेर में छिपा दिया था। आखिरकार पोमेरॉय को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके मौत के वारंट पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। जेल में सेल के एक हिस्से को नष्ट करने के प्रयास के बाद उसने अपनी एक आंख खो दी। हालांकि 1932 में उनके स्वास्थ्य के खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पोमेरॉय की जेल में मृत्यु हो गई, लेकिन एक और बच्चा भी शिशु हत्या के कृत्यों में शामिल था, लेकिन उसे रिहा होने का सौभाग्य मिला। एरिक स्मिथ। 13 साल की उम्र में एरिक स्मिथ ने 4 वर्षीय डेरिक जोसेफ रॉबी का यौन शोषण किया और उसकी हत्या कर दी। स्मिथ साइकिल चला रहे पीड़ित को फुसलाकर पास के जंगली इलाके में ले गया, जहां उसने उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर गिराने से पहले उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और अंत में एक छोटी सी छड़ी से उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। कुछ दिनों बाद स्मिथ ने अपनी मां को यह कबूल कर लिया। परिवार, जो इस जानकारी को नहीं छिपा सका, ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सूचित किया। स्मिथ पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया गया, जिससे वह न्यूयॉर्क राज्य के इतिहास में एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाए जाने वाले सबसे कम उम्र के हत्यारे बन गए। बाद में पता चला कि वह एक अकेला व्यक्ति था जिसे बहुत परेशान किया जाता था। उसे शुरू में इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर और बाद में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का निदान किया गया। 1994 में स्मिथ को दूसरी डिग्री हत्या का दोषी ठहराया गया और उन्हें 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए स्मिथ ने सार्वजनिक टेलीविजन पर रॉबी के परिवार से माफी मांगी। 27 साल की कैद के बाद स्मिथ को 2021 में पैरोल मिल गया। पैरोल सुनवाई में उसने खुलासा किया कि वह 2 साल पहले एक वकील से सगाई कर चुका था। अंततः उसे 1 फरवरी 2021 को पैरोल मिल गया।
2022 को जेल से रिहा कर दिया गया क्योंकि उसने एक स्वीकृत निवास का सबूत दिखाया था। स्मिथ का जघन्य अपराध क्रोध और हताशा से प्रेरित था, लेकिन अगले बच्चे हत्यारे के लिए प्रेरणा उतनी ही द्रुत थी जितनी अप्रत्याशित थी। ब्रेंडा एन स्पेंसर। ब्रेंडा स्पेंसर नाम की एक लड़की थी जो 13 साल की थी। वह स्कूल के सामने वाले घर में रहती थी। उसने स्कूल के बच्चों पर गोली चलाई, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई और 8 बच्चे और एक पुलिस अधिकारी रॉबर्ट रॉब घायल हो गए। यह घटना 29 जनवरी 1979 को सोमवार की सुबह हुई थी। स्पेंसर ने अपने घर से स्कूल के प्रवेश द्वार पर खड़े बच्चों पर गोलीबारी शुरू कर दी और ज्यादा नुकसान होने से रोकने के लिए पुलिस ने प्रवेश द्वार के सामने एक कचरा ट्रक लगा दिया ताकि गोली की रफ्तार कम हो जाए। 36 गोलियां दागने के बाद स्पेंसर कई घंटों तक अपने घर के अंदर छिपी रही। बाद में एक रिपोर्टर से बात करते हुए उसने कहा कि उसने स्कूल के बच्चों और बड़ों पर इसलिए गोली चलाई क्योंकि उसे सोमवार पसंद नहीं था और गोलीबारी ने दिन को रोमांचक बना दिया। स्पेंसर पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया गया और 2 हत्या के आरोपों और घातक हथियार से हमले के दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 25 साल से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1993 में वह पैरोल सुनवाई के लिए योग्य हो गई, लेकिन वह पुलिस द्वारा गोली मारने में अधिक रुचि रखती थी। 2001 में अपनी पैरोल सुनवाई में उसने अपने पिता पर उसे पीटने और यौन शोषण करने का आरोप लगाया, लेकिन बोर्ड यह सत्यापित नहीं कर सका कि यह सच था या नहीं। बोर्ड ने उसके पैरोल आवेदन को एक बार फिर अस्वीकार कर दिया और फैसला किया कि उसे फिर से विचार करने में 10 साल लगेंगे। वह 2025 में कभी होगा। स्पेंसर के अपने घातक कार्यों के लिए आकस्मिक और कठोर तर्क चौंकाने वाले थे, लेकिन यह अगले बच्चे द्वारा की गई दुखद और निरर्थक हत्या की तुलना में कुछ भी नहीं है। जोशुआ फिलिप्स। जब वह 14 साल का था तब उसने अपनी 8 साल की दोस्त और पड़ोसी मेडेलिन रे क्लिफ्टन की हत्या कर दी थी। बेसबॉल खेलते समय फिलिप्स ने गलती से गेंद क्लिफ्टन की आंख में मार दी थी। जब क्लिफ्टन खून बहने लगी, रोने लगी और चिल्लाने लगी तो फिलिप्स घबरा गया। इसके बाद उसने क्लिफ्टन को अपने घर खींच लिया, फिर उसे चुप कराने के लिए बेसबॉल के बल्ले से मारा और उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। फिलिप्स के पिता घर लौटे और कुछ देर उनके साथ बातचीत की। एक बार जब फिलिप्स अपने कमरे में लौटा तो उसने पाया कि क्लिफ्टन अभी भी उसके बिस्तर के नीचे कराह रही थी। फिर उसने गद्दा हटा दिया, उसका गला काट दिया और उसे चाकू से सीने में गोद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 7 दिनों की तलाश के बाद फिलिप्स की मां ने अपने बेटे के कमरे में क्लिफ्टन के शव की खोज की और तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिलिप्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने हत्या कबूल कर ली। फिलिप्स पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया गया था और चूंकि वह 16 साल से कम उम्र का था, इसलिए उसे बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जेल में फिलिप्स एक पैरालीगल के रूप में काम करता है, अन्य कैदियों को उनकी अपील में सहायता करता है। हालांकि फिलिप्स ने अपने कार्यों के लिए पश्चाताप दिखाया, लेकिन उसने क्लिफ्टन के परिवार को माफी पत्र लिखने से इनकार कर दिया। वह व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहता था ताकि वे उसकी ईमानदारी देख सकें। दुर्भाग्य से उसकी अपील कई बार खारिज कर दी गई है। जितना फिलिप्स का मामला परेशान करने वाला था, वह अगले बच्चे द्वारा की गई नियोजित और ठंडे खून वाली हत्या को नहीं ढक सकता था। माइकल हर्नांडेज। 14 साल की उम्र में हर्नांडेज सीरियल किलर के प्रति जुनूनी हो गया था। वह अपना खाली समय ऑनलाइन बिताता था, सीरियल किलर की तलाश करता था और उनके भयानक अपराधों के बारे में सीखता था। उसने उनके नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। 2004 के एक काले दिन में हर्नांडेज एक चाकू, दस्ताने और एक बड़ी जैकेट के साथ स्कूल गया और उस शिकार से मिला जिसका उसने मन बनाया था। दुर्भाग्य से किशोर ने बाथरूम में कुछ देखने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अनिच्छुक होकर वह दूसरे व्यक्ति के पास गया। इस बार उसने अपने दोस्त और साथी 14 वर्षीय जेमी गॉफ से संपर्क किया, जिसने बाथरूम में कुछ देखने के लिए उसके साथ जाने की पेशकश स्वीकार कर ली। अचानक हर्नांडेज ने गॉफ पर पीछे से हमला किया, उसे 42 बार छुरा घोंपा और फिर उसका गला काट दिया। हर सुराग को मिटाने के बावजूद उसके हाथों में अभी भी खून था, जिसे एक शिक्षक ने देखा और पुलिस को सूचित किया। हर्नांडेज के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को उसकी डायरी मिली, जिसमें एक मृत्यु सूची थी, जिसमें कई लोगों के नाम थे, जिनमें उसकी बहन भी शामिल थी, जिनकी हत्या करने का उसने इरादा किया था। हालांकि हर्नांडेज ने पागलपन के कारण दोषी नहीं का प्लीड किया, लेकिन उसकी दलील खारिज कर दी गई। इस प्रकार उन्हें 2008 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दुर्भाग्य से 2021 में हर्नांडेज की कोलंबिया करेक्शनल फैसिलिटी में सेवा करते हुए मृत्यु हो गई, जो कि मॉर्बिड मोटापे के कारण कार्डियक डिसरिथमिया के कारण हुई थी। जबकि हर्नांडेज मौत के प्रति जुनूनी था, अगले बच्चे एक अकल्पनीय क्रूरता से प्रेरित थे। जॉन वेनेबल्स एंड रॉबर्ट थॉम्सन। 12 फरवरी 1993 को 2 10 साल के लड़कों रॉबर्ट थॉम्सन
और जॉन वेनेबल्स ने 2 साल के एक लड़के जेम्स पैट्रिक बुलगर का अपहरण, यातना और हत्या कर दी। थॉम्पसन और वेनेबल्स ने बुलगर से संपर्क किया था जब उसकी मां ने शॉपिंग मॉल में खरीदी गई वस्तुओं का भुगतान करने के लिए उसका हाथ छोड़ दिया था। उन्होंने उसे हाथ पकड़कर शॉपिंग सेंटर से बाहर ले जाया। आखिरकार उन्होंने उसे एक नहर में उसके सिर के बल गिरा दिया। लड़के के चेहरे पर चोटें आईं, जबकि लड़के स्थिति के बारे में मजाक कर रहे थे। बाद में वे उसे रेलवे ट्रैक पर ले गए, जहां एक ट्रेन ने उसके शरीर को आधा काट दिया। दोनों लड़कों के अनजाने में सीसीटीवी कैमरों ने उस पल को कैद कर लिया था जब उन्होंने बुलगर को मॉल से बाहर ले जाया था। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या का आरोप लगाया गया। इस प्रकार 20वीं सदी के सबसे कम उम्र के हत्यारे बन गए। अपने मुकदमे के बाद थॉम्पसन को बार्टन मॉस सिक्योर चिल्ड्रन होम में हिरासत में रखा गया था, जो पहले बार्टन मॉस सिक्योर केयर सेंटर था, जबकि वेनेबल्स को वर्डी हाउस में हिरासत में रखा गया था। 2001 में लड़कों को 8 साल की सेवा के बाद आजीवन लाइसेंस पर रिहा कर दिया गया था। जैसा कि प्रथा है, उन्हें नई पहचान दी गई और गवाह संरक्षण जैसे कार्यक्रम के तहत गुप्त स्थानों पर ले जाया गया। जबकि वेनेबल्स और थॉम्पसन दोनों ने निर्दयता के स्पष्ट संकेत दिखाए। अगला बच्चा शायद ही एक घातक हत्यारे की छवि पेश करता था। नथानियल अब्राहम 10 साल की उम्र में हत्या के दोषी ठहराए जाने पर युवा अब्राहम ने राष्ट्रीय समाचार बनाया था। उसने 1997 में 18 वर्षीय रॉनी ग्रीन पर गोली चलाई थी। जिस आदमी को गोली मारी गई थी वह एक पार्टी स्टोर के बाहर खड़ा था। अगले दिन सिर में एक 2-2 कैलिबर की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। हालांकि नाथानिएल ने स्वीकार किया कि वह गोलीबारी के दिन स्टोर की दिशा में राइफल चला रहा था, लेकिन उसने दावा किया कि उसका किसी को गोली मारने का इरादा नहीं था, क्योंकि वह केवल कुछ पेड़ों पर बेतरतीब ढंग से गोली चला रहा था। हालांकि अभियोजकों ने तर्क दिया कि नाथानिएल ने जानबूझकर उस दिन किसी की हत्या करने के लिए योजना बनाई थी और यहां तक कि गोलीबारी के बारे में डींग मारने गया था। उसने कुछ दिन पहले अपनी प्रेमिका की हत्या करने का इरादा बताया था। आखिरकार उसने उस युवक की हत्या कर दी। नाथानिएल पर अंततः पहली डिग्री और दूसरी डिग्री हत्या और कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया और उसे एक वयस्क के रूप में आजमाया गया, जिससे वह संभवतः एक वयस्क के रूप में हत्या के दोषी ठहराए जाने वाले सबसे कम उम्र के अमेरिकी बन गए। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि नाथानिएल को अधिकतम सुरक्षा वाले किशोर निरोध केंद्र में भेजा जाना चाहिए और 21 साल की उम्र में मुक्त किया जाना चाहिए। उन्हें अंततः 2007 में रिहा कर दिया गया। हालांकि उन्हें कई बार ड्रग्स रखने से लेकर अपराधों तक के अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब्राहम का गंभीर अपराध 13 वर्षीय बच्चे से कम दुखद नहीं था, जिसके युवा क्रोध ने उसके समुदाय पर एक घातक छाप छोड़ी। क्रेग प्राइस 13 से 15 साल की उम्र के बीच क्रेग प्राइस ने अपने पड़ोस में 4 हत्याएं की। 1987 में उसने एक पड़ोसी के घर में घुसकर 27 वर्षीय रेबेका स्पेंसर को 58 बार छुरा घोंपा, जिससे उसकी हत्या हो गई। यह उनकी पहली हत्या होगी। 2 साल बाद उसने एक महिला और उसकी 2 बेटियों की भी हत्या कर दी, जिससे वह अमेरिकी इतिहास में सबसे कम उम्र का सीरियल किलर बन गया। उसे पहले चोरी के मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका था। गिरफ्तारी के बाद प्राइस ने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और एक नाबालिग के रूप में दोषी ठहराया गया। रिहा होने के बाद प्राइस ने इतिहास बनाने के बारे में डींग मारी। जेल में रहते हुए प्राइस को लड़ाई के लिए 2 बार बुक किया गया था। 2009 में प्राइस को पैरोल से इनकार कर दिया गया था और उन्हें मई 2020 में रिहा किया जाना था, लेकिन 2009 में उनका एक अन्य कैदी से झगड़ा हो गया। दखल देने की कोशिश में एक सुधार अधिकारी को एक हस्त निर्मित शिव द्वारा उंगली में छुरा घोंपा गया, जो प्राइस के हाथ में था। परिणाम स्वरूप प्राइस को दूसरी सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर से 2017 में प्राइस पर एक साथी कैदी जोशुआ डेविस को 5 इंच के घर के बने चाकू से छुरा घोंपने का आरोप लगाया गया था। अपराध के लिए उसे अतिरिक्त 25 साल मिले। प्राइस की हत्याओं की श्रृंखला बेकाबू क्रोध से प्रेरित थी, लेकिन अगले बच्चे की प्रेरणा क्रोध और अस्वीकृति से उपजी थी। जेक एवंस, वह एक पार्कर काउंटी किशोर था जिसने 2012 में अपनी मां और 15 वर्षीय बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराध करते समय वह 17 साल का था। उस काले दिन इवांस ने 911 पर फोन किया था। एक डिस्पैचर से कहा था, मैंने अभी अपनी मां और अपनी बहन को मार डाला है। मुझे लगा कि वे मुझे दबा रहे हैं एक तरह से। जाहिर है, आप जानते हैं, मैं बहुत सुंदर हूं। मुझे लगता है बुरा। इवांस को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक बयान में उसने जांचकर्ताओं को बताया कि कैसे उसने रॉब ज़ॉम्बी की फिल्म हैलोवीन के रीमेक को देखने के बाद कई रिश्तेदारों को मारने का इरादा किया था, जिसमें एक लड़का अपने रिश्तेदारों की हत्या करता है। किशोर शायद सोचता था कि यह करना मजेदार होगा। दुर्भाग्य से अपनी मां और बहन की हत्या करने के बाद वह बेहद चौंक गया और डर गया।
उसने बंदूक, जिसे उसने अपने दादा से चुराई थी, जो एक सेवानिवृत्त फोर्ट वर्थ अधिकारी था, किचन काउंटर पर रख दी और 911 पर फोन किया। इवांस के खिलाफ पूंजी हत्या के मामले को कुछ समय के लिए कानूनी अस्थिरता का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल और उससे कम उम्र के प्रतिवादियों के लिए मौत की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इसने यह भी फैसला किया कि 18 साल से कम उम्र के प्रतिवादियों के लिए आजीवन कारावास भी असंवैधानिक है और ये टेक्सास में पूंजी हत्या के आरोपी किशोरों के लिए एकमात्र विकल्प थे। आखिरकार इवांस को अभियोजकों के साथ एक दलील समझौते में 45 साल जेल की सजा सुनाई गई। इवांस की ठंडी और परिकलित हत्याएं एक गहरी बुराई को उजागर करती हैं, लेकिन कुख्यात कोलंबाइन शूटर हैं जिनके अपराधों ने अनियंत्रित क्रोध और योजना की विनाशकारी शक्ति का खुलासा किया। एरिक हैरिस एंड डिलन क्लेबोल्ड, कोलंबाइन। दोनों अमेरिकी हाई स्कूल के सीनियर्स एरिक डेविड हैरिस और डायलन बेनेट क्लेबोल्ड ने 20 अप्रैल 1999 को कोलोराडो के कोलंबाइन में कोलंबाइन हाई स्कूल में बड़े पैमाने पर हत्या की। दोनों किशोरों ने 12 छात्रों और एक शिक्षक की हत्या कर दी, जबकि 24 अन्य घायल हो गए। हैरिस और क्लेबोल्ड की मुलाकात 7वीं कक्षा में हुई थी। वर्षों से वे करीब हो गए और हाई स्कूल में जूनियर होने तक उन्हें अविभाज्य के रूप में वर्णित किया गया। शूटिंग से 1 साल पहले हैरिस और क्लेबोल्ड को चोरी के लिए एक अधिकारी ने पकड़ा था। उन्होंने कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी करने के लिए एक बंद वैन तोड़ दी थी, लेकिन उन्हें पुनर्वास के उद्देश्य से एक डायवर्सनरी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सहमत होने के बाद उनके आपराधिक रिकॉर्ड मिटा दिए गए। नरसंहार के दिन स्नातक होने से कुछ हफ्ते पहले हैरिस और क्लेबोल्ड ने काले ट्रेंच कोट पहने थे। दोनों ने कैफेटेरिया के अंदर 2 20 पाउंड के प्रोपेन बम विस्फोट करने का इरादा किया था। एक बार जब ये बम विस्फोट हो जाते तो वे अपनी कारों में इंतजार करते और जीवित बचे लोगों पर गोली चलाते, छुरा घोंपते और बम फेंकते। फिर वे अपनी निजी कारों में बम लगा देंगे, पहले जवाब देने वालों और मौके पर मौजूद अन्य लोगों को मार देंगे। हालांकि जब उपकरण विस्फोट करने में विफल रहे तो हैरिस और क्लेबोल्ड ने अपने सहपाठियों और शिक्षकों पर गोली चला दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हैरिस और क्लेबोल्ड ने उस दोपहर खुद को मार डाला। हालांकि हैरिस और क्लेबोल्ड के पूर्व नियोजित नरसंहार ने इस तरह की हिंसा के मूल कारणों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उनकी कुख्याति अगले बच्चे द्वारा किए गए क्रूर अपराध की भयावहता को मिटा नहीं सकती। पौला आर कूपर। 15 साल की उम्र में पाउला ने इंडियाना के अपने घर में 77 वर्षीय रूथ पेल्के की हत्या कर दी। वह अपने 3 दोस्तों के साथ स्कूल से भाग गई थी। उन्होंने शराब पी और मारिजुआना धूम्रपान किया और फिर बाइबल सबक के बारे में पूछने के बहाने मृत पड़ोसी के पास गए। उसके एक दोस्त द्वारा पेल्के को फूलदान से मारने के बाद उसने उसकी बाहें और पैर काट दिए। इसके बाद पाउला ने कसाई के चाकू से उसे 33 बार छुरा घोंपा और फिर $10 और उसकी 1976 की प्लीमथ कार चुरा ली। बाद में उसे और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पाउला के वकीलों ने बचाव किया, उसे दुर्व्यवहार का शिकार बताते हुए उसे और उसके दोस्तों को अपराध में उनकी भूमिका के लिए 25 से 60 साल की सजा मिली। बाद में पता चला कि पाउला ने अपनी गिरफ्तारी के बाद उसे रखे गए किशोर केंद्र में गार्ड पर हमला किया था। फिर उसे काउंटी जेल में ले जाया गया, जहां उसने कथित तौर पर अपने अपराध के बारे में डींग मारी और यहां तक कि इसे फिर से करने की कसम खाई। कूपर को शुरू में डेथ रो पर भेजा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर विचार करने के बाद अपराध के समय 16 वर्ष से कम आयु के प्रतिवादियों के लिए मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। उसकी सजा आजीवन कारावास कर दी गई। जैस्मीन रिचर्डसन। 2006 के अप्रैल में मेडिसिन हैट, अल्बर्टा, कनाडा में 12 वर्षीय बेटी जैस्मीन रिचर्डसन ने अपने परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी थी, जिससे वह कई पहली डिग्री हत्या के दोषी ठहराए जाने वाले कनाडा के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। उसने अपने 23 वर्षीय प्रेमी जेरेमी एलन स्टीनके के साथ मिलकर हत्या की थी, जिसे जैस्मीन के माता पिता ने उम्र के अंतर के कारण डेटिंग करने से मना किया था। हमें बाद में पता चला कि यह उसके रिश्ते के लिए ग्राउंडेड होने के कारण था कि उसने अपने माता पिता और छोटे भाई की हत्या करने का फैसला किया। जैस्मीन को घटना के 1 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था, जब वह लापता पाया गया था। 2007 में उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जो उनकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए कानून के तहत अधिकतम अनुमति थी। उनकी सजा में 18 महीने का क्रेडिट शामिल था, जो उन्होंने पहले से ही हिरासत में बिताया था। उसके बाद 4 साल एक मनोरोग संस्थान में और 4.5 साल समुदाय में सशर्त निगरानी में रहना था। जहां तक उसके प्रेमी का सवाल है, उसे पहली डिग्री हत्या के प्रत्येक आरोप के लिए 3 आजीवन कारावास की सजा मिली। प्रत्येक वाक्य को समवर्ती रूप से परोसा जाना है और वह केवल 25 साल की सेवा के बाद ही पैरोल के लिए पात्र हो सकता है।
जैस्मीन ने मई 2016 में अपनी सजा पूरी की और अंतिम सजा समीक्षा के बाद उसे अदालत द्वारा आदेशित किसी भी आगे की शर्तों, प्रतिबंधों या पर्यवेक्षण से मुक्त कर दिया गया। जैस्मीन ने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रची, लेकिन अगले बच्चों ने अपने दोस्त पर एक समन्वित हमला किया। अनीसा वायर एंड मॉर्गन गाइजर 31 मई 2014 को वाकेशा, विस्कॉन्सिन, संयुक्त राज्य अमेरिका में दो 12 वर्षीय लड़कियों अनीसा वेयर और मॉर्गन गैसर ने अपने दोस्त पेटन लेटनर को एक स्थानीय पार्क के जंगली इलाके में लुभाया और उसे बाहों, पैरों और धड़ में 19 बार छुरा घोंपा। और उनका मकसद काल्पनिक हॉरर चरित्र स्लेंडरमैन को खुश करना। स्लेंडरमैन एक अस्वाभाविक रूप से लंबा और पतला चरित्र है जिसका सफेद, शून्य और फीचरलेस सिर है। यह एक काल्पनिक इकाई है जिसे 2009 के अपसामान्य छवि फोटोशॉप प्रतियोगिता के लिए एक ऑनलाइन फोरम कुछ भयानक पर बनाया गया था। उन्हें अक्सर जंगलों में छिपे हुए एमनीसिया, खांसी और उनके पीड़ितों में पैरानोइक व्यवहार का कारण बनते हुए चित्रित किया जाता है। गेसर पर पहली डिग्री हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था, जबकि वेयर पर दूसरी डिग्री हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि अपराधों की प्रकृति के कारण दोनों लड़कियों को किशोर अदालत से हटा दिया गया और वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया गया। आखिरकार वेयर को 25 साल से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि गेसर को अधिकतम सजा मिली जो 40 साल से आजीवन कारावास है। दिलचस्प बात यह है कि वेयर ने हत्या में अपनी भूमिका के लिए पश्चाताप दिखाया और 2021 में एक सुनवाई में उसे रिहा कर दिया गया। हालांकि कई शर्तों और प्रतिबंधों के साथ, जिसमें 24 घंटे की जीपीएस निगरानी, उसके इंटरनेट उपयोग का प्रतिबंध और निगरानी और किसी भी रूप से प्रतिबंध शामिल है। सोशल मीडिया का गेसर के लिए वह वर्तमान में अपनी सजा काट रही है। वेयर और गेसर के भयानक हमले दोस्तों के दिलों में छिपे हुए बुरे को दर्शाते हैं। अगले बच्चों के हत्या के कार्य दिखाते हैं कि कुछ दोस्त नकली प्यार दिखाने के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। रेचल शोफ एंड शीलिया एडी। जुलाई 2012 में जब 16 साल की स्काइलर नीज गायब हो गई तो उनके दो सबसे अच्छे दोस्तों ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त की और उम्मीद जताई कि वह जीवित हैं। लेकिन महीनों बाद जांचकर्ताओं को पता चला कि राहेल शोफ और शीला एडी अंततः नीस की मौत के लिए जिम्मेदार थीं। जांच से पता चला कि तीनों लड़कियों के बीच नीस के लापता होने से पहले झगड़ा हो रहा था। अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले नीस ने ट्वीट किया था, मुझे परेशान करने के लिए वास्तव में बहुत कुछ नहीं लगता और घर पर रहकर बीमार हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के साथ घूमना पसंद है। उसके मारे जाने से 1 दिन पहले उसने एक और ट्वीट किया, तुम ऐसा कर रहे हो इसलिए मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। सीसीटीवी वीडियो की समीक्षा के बाद यह पता चला कि नीस को उसकी गायब होने की रात एक कार द्वारा उठाया गया था, जो कि लड़कियों में से एक की हो सकती है। कुछ महीने बाद शोफ ने जांचकर्ताओं को स्वीकार किया कि उसने और एडी ने नीस को चाकू मारकर मार डाला था। एडी ने पहली डिग्री हत्या का दोषी ठहराया और 24 जनवरी 2014 को नीस की मृत्यु के लगभग 18 महीने बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर शोफ ने दूसरी डिग्री हत्या का दोषी ठहराया और उसे 30 साल जेल की सजा सुनाई गई। केवल शोफ ने पश्चाताप दिखाया और अपने अपराध स्वीकारोक्ति के दौरान नीस के माता पिता से माफी मांगी। शोफ और एडी द्वारा की गई सुनियोजित हत्या सबसे कम उम्र के दिमाग में भी हिंसा की भयावह क्षमता को दर्शाती है, लेकिन अगले बच्चे ने हिंसा को और अधिक ऊंचाई पर ले जाया। थॉमस जे लेन। 27 फरवरी 2012 की सुबह चार्डन, ओहियो के चार्डन हाई स्कूल में 6 छात्रों को गोली मारी गई, जिसमें 3 की मौत हो गई। 2 अन्य घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिनमें से एक को गंभीर चोटें लगी, जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी रूप से पक्षाघात हो गया। 5वें छात्र को केवल मामूली चोट लगी, जबकि छठे को सतही चोट लगी। यह पता चला कि शूटर थॉमस जे लेन था, जो 17 वर्षीय पुरुष किशोर और चार्डन का पूर्व छात्र था। कहा जाता है कि उनका अपने पीड़ितों में से एक के साथ व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता थी। लेन को जल्द ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था और अंततः 3 आरोपों में आरोपित किया गया था। बढ़ी हुई हत्या, 2 आरोपों में बढ़ी हुई हत्या का प्रयास और एक गंभीर हमले का आरोप, लेकिन उसकी उम्र के कारण उसे एक किशोर के रूप में हिरासत में रखा गया था। फिर 2012 में एक न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि वह मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम था। इसके बाद लेन पर एक वयस्क के रूप में आरोप लगाने का निर्णय लिया गया। 2013 में लेन ने दोषी स्वीकार कर लिया और उसे बिना पैरोल के लगातार 3 आजीवन कारावास की सजा मिली। अगले वर्ष लेन 2 बड़े कैदियों के साथ जेल से भाग गया। हालांकि उन्हें अगले दिन पकड़ लिया गया और बाद में एक अधिकतम सुरक्षा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
जबकि लेन ने व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के लिए अपने पीड़ितों को गोली मारी, अगले बच्चे ने अपने शिकार की हत्या सबसे अविश्वसनीय कारण के लिए की, यह जानने के लिए कि मारने का क्या एहसास होता है। अलिसा बुस्टामांटे। 21 अक्टूबर 2009 को 15 वर्षीय एलिसा बुस्टामेंटे ने सेंट मार्टिन्स, मिसौरी में अपने 9 वर्षीय पड़ोसी एलिजाबेथ ऑल्टन की हत्या कर दी। बुस्टामेंटे ने ऑल्टन को जंगल में लुभाया था और फिर गला घोंटकर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वह एक चर्च डांस के लिए चली गई, जबकि पुलिस ऑल्टन की तलाश कर रही थी। बुस्टामेंटे पहली बार 17 नवंबर 2009 को अदालत में पेश हुई। वहां उसने दोषी नहीं होने की अपील की और पहली डिग्री हत्या और सशस्त्र आपराधिक कार्रवाई का आरोप लगाया गया। उसने हत्या करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद उसने दूसरी डिग्री हत्या और सशस्त्र आपराधिक कार्रवाई के कम आरोपों के लिए एक दलील समझौता किया। हालांकि कुछ हफ्ते बाद उसे संभावित सशर्त रिहाई के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वह हत्या के लिए है। सशस्त्र आपराधिक कार्रवाई के दूसरे अपराध के लिए उसने लगातार 30 साल की सजा ली। 2014 में उसने अपनी सजा के खिलाफ अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि पीड़ित की मां पेट्रिसिया प्रीस बुस्टामेंटे के खिलाफ दायर मुकदमे को निपटाने के लिए सहमत हो गईं। समझौते की शर्तों के अनुसार बुस्टामेंटे को प्रीस को केस कवरेज से किसी भी मुआवजे का खुलासा करना आवश्यक था। कई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जिन्होंने बुस्टामेंटे को देखा था, बाद में गवाही देंगे कि वह प्रमुख अवसादग्रस्तता और सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार से पीड़ित थी। बुस्टामेंटे ने एक बच्चे की हत्या कर दी, लेकिन अगले बच्चों ने अपने हत्या के कृत्यों को एक बुजुर्ग महिला के दरवाजे तक ले गए। सिंडी कॉलियर एंड शर्ली वुल्फ। 1988 में 15 साल की सिंडी कॉलियर और 14 साल की शर्ली वुल्फ ने ऑबर्न में रहने वाली 86 वर्षीय अन्ना ब्रैकेट के दरवाजे पर दस्तक दी थी। बुजुर्ग महिला ने उन्हें अंदर आने दिया और उनके साथ 1 घंटे तक छोटी मोटी बातचीत करने के बाद कॉलियर ने ब्रैकेट के किचन के चाकुओं में से एक को पकड़ लिया और फिर उसे वुल्फ को सौंप दिया, जिसने उसे कम से कम 27 बार छुरा घोंपा। उस समय किशोर सजा कानूनों के कारण कॉलियर और वुल्फ को कैलिफोर्निया यूथ अथॉरिटी फैसिलिटी में तब तक रखने की सजा सुनाई गई जब तक कि वे 27 वर्ष की नहीं हो जाती। हालांकि अपने कारावास के दौरान वुल्फ कानून के साथ झड़प करती रही। उसने एक बार भागने की कोशिश में एक दमकल गाड़ी को एक बॉर्ड में घुसा दिया था। उसने वेंचुरा काउंटी जेल में 2 जेलरों पर हमला करने का भी प्रयास किया। जहां तक कॉलियर की बात है, उसने किशोर सुविधा में रहते हुए कानून में जूनियर कॉलेज की डिग्री प्राप्त की और 1992 में पैरोल पर रिहा हुई। उसका अंतिम जात स्थान उत्तरी कैलिफोर्निया था। आखिरकार जेल से रिहा होने के बाद वुल्फ उन कार्यक्रमों में शामिल हो गई जो बाल शोषण के पीड़ितों की मदद करते हैं और वह अपने चर्च में भी सक्रिय हैं। कॉलियर और वुल्फ को हत्या करने से पहले वर्षों तक यौन और शारीरिक शोषण किया गया था। वुल्फ के पिता ने 2 साल की उम्र में उसका यौन शोषण शुरू कर दिया था, जिसके लिए उन्हें बाद में 100 दिन की जेल की सजा मिली। कॉलियर और वुल्फ द्वारा किया गया अपराध हालांकि बुरा था, लेकिन उसकी तुलना एक और युवा लड़के से नहीं की जा सकती, जिसने अपने रास्ते में आने वाले लगभग सभी लोगों को जहर दिया था। ग्राहम यंग एक अंग्रेजी सीरियल किलर था, जिसने अपने पीड़ितों को जहर देकर मार डाला था। यंग इतनी कम उम्र से जहर से इतना प्रभावित था कि उसने रिश्तेदारों और स्कूली दोस्तों का खाना पीने की चीजों में जहर देना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से उसके लिए वह अपने एक शिक्षक द्वारा पकड़ा गया, जिसने उसे पुलिस को सूचित किया। यंग को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने 3 गैर घातक विषाक्तता के लिए दोषी ठहराया। 14 साल की उम्र में उन्हें ब्रॉडमूर अस्पताल में हिरासत में रखा गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अगले 9 साल बिताए। 1971 में रिहा होने के बाद यंग को एक कारखाने में नौकरी मिल गई। फिर उसने अपने सहकर्मियों पर अपना जहर फैलाने का काम जारी रखा। उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप 2 मौतें हुईं और कई गंभीर बीमारियां हुईं। अगले वर्ष उसे हत्या के 2 आरोपों और हत्या के प्रयास के 2 आरोपों में दोषी ठहराया गया। उनका अधिकांश जीवन काले चैम जेल पार्कहर्स्ट में बिताया गया, जहां बाद में 1990 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। यंग की जीवन कहानी ने 1995 की फिल्म द यंग पॉइजनर्स हैंडबुक के साथ साथ 16 वर्षीय एक जापानी स्कूली छात्रा को प्रेरित किया, जिसे थैलियम के साथ अपनी मां को जहर देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन बच्चों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि बुराई में उम्र नहीं होती। यदि आपको यह वीडियो मनोरंजक लगा हो तो अधिक वीडियो के लिए अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें